जब हम अपने भाई का हक छीनते हैं तो हम सिर्फ ज़मीन या संपत्ति नहीं लेते, बल्कि उस रिश्ते में विश्वास और प्यार को भी तोड़ते हैं। भाई का हिस्सा देना या उसका हक समझना एक संस्कार है जो इंसानियत और धर्म दोनों का मूल है। आज किसी का हिस्सा मारोगे, कल तुम्हारा भी कोई हिस्सा मार सकता है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। ये कर्म का अटल नियम है। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ वह इसी पर आधारित है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुरा की मिट्टी में कुछ खास बातें हैं। वहाँ की फिजा में रिश्तों की सादगी और दिलों में अपनेपन की सोहनी खुशबू बसी थी। उसी गांव के एक कोने में आम के पेड़ों की छांव तले खपरेल वाला एक पुराना लेकिन मजबूत घर खड़ा था, और उस घर का मालिक था रामकिशोर। रामकिशोर कोई जमींदार नहीं था, पर उसके पास एक बड़ी दौलत थी: ईमानदारी, मेहनत और संस्कार। वह खेतों में सुबह 4 बजे से हल चलाता और शाम को गांव की चौपाल पर बैठकर बच्चों को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाता। उसके 2 बेटे थे, सुरेश और महेश। दोनों में उम्र का फासला 5 साल का था, पर सोच का फासला समय के साथ मीलों में बदल गया। रामकिशोर की पत्नी शांता एक सीधी सादी गृहिणी थी, जिनकी ममता ने दोनों बेटों को पाला, पर माँ बाप की परवरिश एक जैसी होने के बावजूद दोनों बेटों की सोच बिल्कुल अलग थी। बेटा खेत बाप से बेटा लेता, पर संस्कार भगवान से। रामकिशोर अक्सर कहा करते थे, उसके पास कुछ 10 बीघा उपजाऊ जमीन थी, जो उसके पिता की निशानी थी, पर उसके लिए वो जमीन सिर्फ नहीं थी, वो संघर्ष, वो वफादारी का प्रतीक थी। सुरेश बचपन से ही तेज था, पढ़ाई में अच्छा पर चालाक भी। उसे दिखावा पसंद था। उसने हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी और पिताजी से ज़मीन संभालने की जिद की। धीरे धीरे वो खेतों की कमाई और गांव के बाहर शहर की मंडियों तक अपना दखल बनाने लगा। सुरेश का सपना था गांव का सबसे बड़ा आदमी बनना, लेकिन उस सपने में भाई की जगह नहीं थी। वहाँ सिर्फ मैं, मेरा और मुझे चाहिए जैसे शब्द थे। महेश शांत था। उसने इंटर तक पढ़ाई की, फिर पिताजी के कहने पर खेती में हाथ बटाने लगा। उसे ज़मीन से उतना मोह नहीं था जितना मोह था पिता की इज्जत, और भाई के साथ वो हमेशा अपने हिस्से से ज़्यादा काम करता था। पर जब माँ ने खाने में 4 रोटी देती तो वो 2 रोटी खा लेता और 2 भाई के लिए छोड़ देता। समय बीतता गया, रामकिशोर की उम्र ढलने लगी और शरीर थकने लगा। एक दिन उसने दोनों बेटों को बुलाया, बेटा, अब मैं ज़्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। मेरी एक ही इच्छा है, ये ज़मीन बांटना है, पर दिल बांटना नहीं। सुरेश, तुम बड़े हो, क्या करोगे? सुरेश ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी आप फिक्र ना करें, सब ठीक से बांट देंगे। महेश ने आंखें झुका ली, पर कुछ कहा नहीं। उसे पूरा भरोसा था कि उसका भाई न्याय करेगा, पर उस दिन किसी को नहीं पता था कि भरोसे का सबसे बड़ा धोखा अपनों से ही मिलता है। रामकिशोर की तबीयत अब अक्सर खराब रहने लगी। खेतों तक जाना मुश्किल हो गया। इस बीच सुरेश का गांव में दबदबा बढ़ता गया। मंडी के व्यापारियों से पहचान, बैंक वालों से मेलजोल और पंचायत में रसूख। वही महेश अब भी सुबह खेतों में हल चलाता, दोपहर में घर के काम करता और शाम को पिता की सेवा। पर सुरेश की निगाह अब उस चीज़ पर थी जो कभी माँ बाप की थी ही नहीं, अब उसके लिए संपत्ति बन गई। एक दिन सुरेश शहर से एक वकील को लेकर आया। वो बोला, पिताजी, जो ज़मीन बांटने की बात की थी उसे लिखवाना ज़रूरी है। मैं ये दस्तावेज तैयार करवा लाया हूँ। इसमें दोनों भाइयों के नाम साफ साफ दर्ज हैं। महेश ने देखा, कागज़ में ढेर सारे कानूनी शब्द थे जो उसकी समझ से बाहर थे। उसने पूछा, भैया, इसमें मेरे हिस्से की गारंटी है ना? सुरेश ने मुस्कुराकर कहा, अरे छोटू, क्या मैं तेरा हिस्सा मारूंगा? पिताजी ने जो कहा था वही लिखा है, इसमें बस दस्तखत कर दे। महेश ने आंखें बंद की और भाई पर भरोसा करके दस्तखत कर दिए। उसे क्या पता था, भरोसा जब अंधा हो जाए तो धोखा दरवाजे से नहीं, दिल से आता है। 2 हफ्तों के बाद रामकिशन की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। आखिरी समय में उसने बेटों को पास बुलाया, बेटा, मेरी इच्छा है कि ज़मीन आधी आधी बांट लेना, पर जो भाई ज़्यादा जिम्मेदारी ले उसे माँ बाप की सेवा का आशीर्वाद जरूर मिले। और वो चुपचाप इस दुनिया से चला गया। शौक के दिनों के बाद जब रस्में पूरी हुई, सुरेश ने महेश से कहा, अब तू अलग हो, ये घर और ज़मीन अब मेरी है। महेश चौंक गया, क्या आपने कहा था? सुरेश ने वकील को बुलाया और कागज़ दिखाए। महेश का चेहरा फड़ फड़ा गया। पूरी ज़मीन पर कुआं, बैल और यहाँ तक कि अनाज तक
सुरेश के नाम कर दिए गए हैं। महेश ने कुछ नहीं खाया, न रोया, न लड़ाई की, बस धीरे से माँ की तस्वीर उठाई, एक जोड़ी कपड़े बांधे और दरवाजे से निकल गया। गांव वालों ने देखा, जिसने कभी हिस्सा मांगा नहीं, आज उसका सब कुछ छीन लिया गया। किसी ने पूछा, महेश तू क्या करेगा? अब उसने एक ही बात कही, जिसने देने वाला छोड़ा नहीं, उसका हिस्सा कोई क्या छीन सकता है। मेरा विश्वास अभी जिंदा है और मेरी मेहनत भी। और वो निकल गया एक नई जिंदगी की तलाश में। महेश गांव छोड़कर शहर आ गया। जेब में पैसे ना, सिर पर छत, बस माँ की तस्वीर और पिता के संस्कार साथ थे। सुरेश में उसने एक ढाबे में बर्तन धोने का काम किया। दिन भर काम करता, रात को मंदिर की सीढ़ियों पर सो जाता। उसकी मेहनत में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक खामोश आत्मविश्वास था। मेरा हक कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं उसे खुद कमा सकता हूँ। ढाबे का मालिक बाबूलाल एक दिन बोला, महेश तू अलग है, बाकी मजदूर बस पैसा कमाना चाहते हैं, तू जैसे अपने काम से इबादत करता है। धीरे धीरे बाबूलाल ने उसे रसोई की जिम्मेदारी दे दी और फिर कुछ महीनों में खाने की छोटी सी स्टॉल खोलने में मदद की। महेश ने उस स्टॉल का नाम रखा शांति भोजनालय, माँ के नाम पर। शुरुआत में ग्राहक कम थे, पर महेश का व्यवहार, सफाई और स्वाद जल्द ही मशहूर हो गया। इस लड़के की दाल में माँ के हाथ की खुशबू है, एक बुजुर्ग ग्राहक ने कहा। एक साल में उसकी स्टॉल छोटा ढाबा बन गई। 3 साल में 3 शाखाएं खुली। अब महेश के पास सिर्फ दुकान नहीं, बल्कि समान, पहचान और संतोष था। पर उसने कभी अपने अतीत को भुलाया नहीं। हर महीने वो गांव के मंदिर में चुपचाप दान भेजता था, पिता के नाम से। एक दिन उसने अपनी दुकान की दीवार पर एक वाक्य लिखा, अपने भाई का हिस्सा कभी मत मारना, क्योंकि रिश्तों की कीमत दोनों से नहीं, इंसानियत से होती है। गांव धनपुरा अब पहले जैसा नहीं रहा था। राम किशोर के जाने के बाद सुरेश ने खेतों में खेती करने के बजाय उन्हें प्लाट में बेचने की योजना बना ली। उसने मंडी में उधारी चलाई, ट्रैक्टर उधार पर खरीदे और बैंकों से कर्ज लिया। पर जिस जमीन में सदियों से धर्म और मेहनत की फसल बोई गई थी, वहाँ अब लोभ के बीज बोए गए। 3 साल बाद एक भयानक सूखा पड़ा, जिस सिंचाई बंद, फसलें बर्बाद और सुरेश का सारा व्यापार डूब गया। एक एक कर सब खेत गिरवी पड़ने लगे। बीवी बच्चों ने ताने मारने शुरू किए, तुम्हारे लालच ने सब डुबो दिया। वो सिर्फ सुरेश था जिसने भाई का हिस्सा छीना था। आज अकेला बैठा मैं इसकी चुप्पी को याद कर रहा था। लखनऊ में महेश अब एक सफल व्यापारी बन चुका था। उसकी चैन शांति भोजनालय की 5 शाखाएं चल रही थी, पर उसकी सोच नहीं बदली। एक दिन एक ग्रामीण बुजुर्ग ग्राहक आया और बोला, बेटा तुम धनपुरा के महेश हो ना? सुरेश बहुत मुश्किल में है, खेत बिक चुके हैं और अब घर भी गिरवी है। महेश की आंखें भर आई। उस रात उसने माँ की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और बोला, माँ मेरा हिस्सा मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। अगले दिन वो बिन बताए गांव लौट गया। धनपुरा की मिट्टी वही थी, पर सुरेश की हालत अब बिल्कुल बदल चुकी थी। घर गिरवी पड़ा था, बच्चे शहर चले गए और बीवी बीमारी में थी। सुरेश दरवाजे पर बैठा, जीवन का पछतावा करते करते थक चुका था। तभी एक गाड़ी गांव में आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और महेश उतरा। वही चेहरा, वही शांति, पर अब सिर पर सफलता की चमक। सुरेश की आंखें भर आई। वो कांपते हुए खड़ा हुआ। महेश तू तो लौट आया। महेश दौड़कर गले लगा। भैया मैंने अपना घर तब छोड़ा था जब आपने मेरा हिस्सा छीना था, पर आज मैं घर इसलिए लौटा हूँ क्योंकि मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। मेरी ज़मीन नहीं, सुरेश रो पड़ा, मैंने मुझे सब छीन लिया था, तू फिर भी मुझे अपनाने आया है। महेश मुस्कुराकर माँ की तस्वीर उसके हाथ में दी। जो इंसान अपने हिस्से के साथ भाई का दिल भी जीत ले, उसे कोई लुटेरा नहीं हरा सकता। महेश ने अगले ही दिन बैंक का कर्ज चुकाया, घर और खेत दोनों छुड़ा लिए, पर उसने कुछ भी अपने नाम नहीं करवाया। उसने एक नई वसीयत बनवाई, जिसमें आधी ज़मीन सुरेश के नाम और आधी गांव के अनाथ आश्रम के लिए थी। सुरेश ने कहा, तू देवता निकला रे भाई, मैं लायक नहीं तेरे इस त्याग के। महेश बोला, भैया हक तो वो नहीं जो कागजों में हो, हक वो होता है जो दिल से दिया जाए और रिश्तों में निभाया जाए। वो दीवार जिस पर पहले वसीयत लटकी थी, अब वहाँ एक नई पट्टी लगी, अपने भाई का हिस्सा कभी मत मारना, क्योंकि ज़मीन बांटने से घर बनता है, लेकिन दिल बांटने से घर टूटता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हक छीनकर कभी सुख नहीं मिलता, और विश्वास और त्याग ही सच्चे रिश्तों की नींव है। इंसान की असली दौलत उसके कर्म, व्यवहार और रिश्तों की सच्चाई है।
आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं अवनीश कुमार आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल अवनीश विद बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आइकन बटन को भी दबा दें ताकि सभी आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।